आज हम भारत के संवैधानिक विकास की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मतलब वो 1773 से 1947 तक के जो खास कानून थे उनके जरिए हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं। मकसद ये समझना है कि ब्रिटिश राज में भारत का प्रशासनिक और कानूनी ढांचा वो कैसे बदला। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक्ट्स की लिस्ट नहीं है। ये असल में एक कहानी है कि कैसे सत्ता का केंद्र बदला, कैसे धीरे धीरे भारतीयों की भूमिका बढ़ी। या शायद सीमित रखी गई। हाँ, बढ़ी भी और सीमित भी रखी गई। और कैसे स्वशासन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़े, ये सब इन दस्तावेजों में दिखता है। तो शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से करें। यहाँ पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कामों पर थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश की थी। हाँ, ये पहला कदम था एक तरह से केंद्रीकरण की तरफ। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे, मद्रास और बॉम्बे उनके अधीन आ गए। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी बना। जी, और कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगी। तो हाँ, ये ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत थी। अच्छा, फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या खास था? यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को मतलब बिल्कुल साफ तौर पर अलग कर दिया गया। राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना जो सीधे ब्रिटिश सरकार को जवाब दिया था। ओह, तो मतलब लंदन से सीधा दखल और बढ़ गया। बिल्कुल, नियंत्रण और मजबूत हुआ। आगे चलते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें वो शिक्षा वाली बात थी, है ना? हाँ, पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई। रकम तो शायद ज्यादा नहीं थी उस हिसाब से। हाँ, ज्यादा नहीं थी, पर यह पहली बार था कि ऐसी कोई जिम्मेदारी मानी गई। ये अहम है। और इसी एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का बाकी व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया। ठीक है। और फिर 1833 तक आते आते तो कंपनी का व्यापार पूरी तरह बंद। जी हाँ, 1833 के एक्ट ने कंपनी को पूरी तरह एक प्रशासनिक निकाय बना दिया। व्यापार खत्म। और इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले थे। सारी दीवानी और सैन्य शक्तियां उनमें केंद्रित कर दी गई। हाँ, पूरी ताकत एक जगह से मट गई। और मैकॉलेट पहले विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल हुए। कानून बनाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की कोशिश थी। फिर 1853 में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। और गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कामों को पहली बार अलग किया गया। मतलब अब स्पेशलाइजेशन दिखने लगा था। हाँ, कह सकते हैं प्रशासन और कानून बनाने का काम अलग अलग होने लगा था। लेकिन जो असली बड़ा मोड़ आया वो था 1857 के विद्रोह के बाद। 1858 का एक्ट। हाँ, जब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। बिल्कुल, कंपनी राज खत्म, भारत सीधे महारानी के अधीन। गवर्नर जनरल अब वॉइसरॉय कहलाने लगे। लॉर्ड कैनिंग पहले थे। और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म कर दिए गए। हाँ, वो दोनों खत्म। उनकी जगह भारत सचिव का पद बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और लंदन से काम करता था। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव था। इसके बाद काउंसिल एक्ट्स आए, जैसे 1861, 1892। इनमें भारतीयों को शामिल करना शुरू किया। हाँ, विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर भारतीयों को नॉमिनेट करने की शुरुआत हुई, लेकिन अधिकार बहुत सीमित थे। मतलब बजट पर चर्चा कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, पर वोटिंग का अधिकार नहीं था। और 1861 में वाइसराय को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी मिली थी। जी हाँ, आपात स्थिति में बिना काउंसिल की सहमति के। तो प्रतिनिधित्व तो मिला, पर बहुत धीरे धीरे और बहुत कम। सही। फिर 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? हाँ। यहाँ एक विरोधाभास है। एक तरफ पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय की कार्यकारी परिषद में जगह मिली, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो। ये एक बड़ी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ इसी एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। मतलब मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। बिल्कुल। और इसके लिए लॉर्ड मिंटो को जिम्मेदार माना जाता है। इसे अक्सर भविष्य में विभाजन की राजनीति की नींव कहा जाता है। फिर 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें तो और भी बहुत कुछ हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव। हाँ, पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। हालांकि मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में 2 सदन वाली विधायिका बनी। और प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी लागू हुआ। ये क्या था असल में? द्वैध शासन का मतलब था कि प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। कम महत्वपूर्ण विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वो भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। ये हुए हस्तांतरित विषय। हाँ, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग जैसे वित्त, पुलिस, राजस्व,
वो गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास ही रहे। ये आरक्षित विषय थे जिन पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। तो नाम के लिए उत्तरदायी सरकार की बात हुई, पर असल ताकत अंग्रेजों के पास ही रही। बिल्कुल। और इसी एक्ट ने सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी। मतलब वो विभाजन और गहरा हुआ। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसे तो मिनी संविधान भी कहते हैं कई बार। हाँ, ये आज़ादी से पहले का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज था। इसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था, ब्रिटिश प्रांत और रियासतें मिलकर। हालांकि वो संघ कभी बन नहीं पाया क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुई। लेकिन प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। वो द्वैध शासन खत्म हुआ वहां। हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। जी। अब सारे प्रांतीय विषय मंत्रियों के अधीन आ गए, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रस्ताव था, जो फिर लागू नहीं हो पाया। और रिजर्व बैंक और फेडरल कोर्ट की स्थापना भी इसी एक्ट से हुई। जी हाँ। आरबीआई और संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई। बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया। तो ये काफी व्यापक था। बहुत व्यापक। भले ही संघ वाली बात लागू ना हुई हो, पर प्रांतीय सरकारों का ढांचा काफी हद तक इसी पर आधारित था। जी। और इसने आजाद भारत के संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। और फिर अंत में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हाँ, जिसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। वाइसरॉय का पद समाप्त हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो नए डोमिनियन बने। सत्ता हस्तांतरण हुआ। तो इस पूरी यात्रा को अगर देखें, हाँ, तो ये क्रमिक विकास था, पर सीधा नहीं, उतार चढ़ाव भरा। कभी सत्ता का केंद्रीकरण हुआ जैसे शुरुआत में, फिर धीरे धीरे विकेंद्रीकरण और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश हुई। पर वो प्रतिनिधित्व भी शर्तों के साथ आया, जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन। बिल्कुल, प्रशासनिक सुधार भी हुए। हर नया अधिनियम पिछले अनुभवों और उस समय के राजनीतिक दबावों का नतीजा था। तो आज की इस पड़ताल से ये तो साफ है कि भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है, वो अचानक से नहीं बना। इसके पीछे एक लंबी, करीब 200 साल की ऐतिहासिक प्रक्रिया है। सही कहा, परत दर परत चीजें जुड़ती गईं। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न शायद ये उठता है कि जिस तरह ये अधिकार और प्रतिनिधित्व दिए गए, मतलब धीरे धीरे टुकड़ों में और कई बार विरोधाभासी तरीकों से, क्या उसका असर आज़ादी के बाद भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप और आज हम जो चुनौतियां देखते हैं उन पर भी पड़ा होगा? ये आगे सोचने का विषय हो सकता है।